वेलकम बैक नाज़रीन। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब ने। तेहरान में इनका थिंक टैंक है इकबाल फोरम्स के नाम से। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, दिफाई तजियाकार हैं। आप दोनों मौजूद मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू मोहम्मद हुसैन साहब, व्हाट डू यू थिंक कि अभी तक इसराइल को कितना नुकसान पहुंच चुका है ईरान ने जो रिटेलिएशन की है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो मुझे भी दावत दी इस प्रोग्राम में। देखिए, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है और ये स्टैटिस्टिक्स और आदाद शुमार हम अपने तरफ से नहीं, इसराइली तजिया नगारों से लेते हुए आपको मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग दूं कि हो क्या रहा है इसराइल के अंदर। आपको पता है ईरान का रकबा इसराइल से 75 गुना ज़्यादा है और उसकी जो आबादी है 10 गुना ज़्यादा है। इस जंग में एल्वन मिज़राही के नाम से एक तजिया निगार है जो हिब्रू में वो ट्वीट करते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं और उसकी चीज़ें पढ़ते हैं। उनका लिखा हुआ मैं आपको सुनाता हूँ कि ईरानी मिज़ाइल हमलों के बायस इसराइल की मईशत को रोज़ाना तकरीबन $1.5 अरब का नुकसान हो रहा है रोज़ाना। और ख़दमात का शोबे, इट्स वेरी ह्यूज। और ख़दमात का शोबे जो इसराइली मईशत का 2/3 हिस्सा बनता है वो तकरीबन मफलूज है। इनका बेकौल इसराइल का सरकारी कर्जा अब तकरीबन $380 अरब तक पहुंच चुका है। इनका कहना है दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी जो मैर्स्क है वो बंदरगाह हैफा पर अपनी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी है। मईशत को शदीद दचका पहुंचता है क्योंकि इसराइल की दरामदात और बरामदात का बड़ा हिस्सा कंटेनर का जरिया होता है। लास्ट सेंटेंस है, ईरान एक तदरीजी हिकमत अमली के तहत इक्तिसादी तौर पर इसराइल का गला दबा रहा है और इसी वजह से इसराइल की जो मईशत है वो बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है। लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, सड़कों पे हैं या टनल्स में हैं या बंकर्स में हैं। तो ये तो बहुत शदीद नुकसान हुआ। उसके साथ साथ जब आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसराइल सोचता ये था कि मैं एक रात के अंदर इनकी एलीट क्लास को जो कि इनके कमांडर्स हैं और इनके साइंटिस्ट हैं इन सब को असैसिनेट करूंगा और अगले दिन लोग सड़कों पर आएंगे, बात ख़त्म होगी। ठीक है, पहले दिन ईरान की इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ, लेकिन आप अगले दिन से आज तक देख लें कि आज 8वां और 9वां दिन जा रहा है कि ईरान बहुत बेहतरीन तरीके से इसका मुकाबला भी कर रहा है और साथ साथ खुद हिब्रू वाले कह रहे हैं कि अपने ज़ुबान में इनके डिफेंस सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, व्हाट डू यू थिंक कि रिजीम चेंज ऑपरेशन की जो बातें हो रही हैं, जो कि एक मंसूबा था, रिजीम चेंज ऑपरेशन कराया जाएगा, आयतुल्लाह खामनाई को टारगेट किया जाएगा, आप समझते हैं ये कामयाब हो पाएगा? देखें, मेरे ख्याल में ये इजराइल को, अमेरिकन को समझ ही नहीं है कि जो ईरानियन है ना, दे आर वेरी रेजिलियंट कौम, नेशनलिस्ट हैं, मुहब्ब वतन है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते वो। ठीक है, इन्होंने समझा ये इराक है या लिबिया है या सीरिया है, जितना इन पे प्रेशर डालेंगे उतने इकट्ठे होते जाएंगे और ये उन्होंने करके दिखाया है। पूरी पूरी देखें कितना लोग इकट्ठे हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर और वो मौत से अल्लाह न करे नहीं डरते हैं। मुसलमान मुल्क है, दे जस्ट लाइक पाकिस्तानी जो हमने मार के हक में किया है उसी तरह वो कर रहे हैं। सेकंड ये कि ये तो 40 साल से कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम यहाँ से चेंज कर दें, नई रिजीम लें, रजा शाह पहलवी के बेटे लें, अपनी मर्जी की हुकूमत बना लें, तो वो उस पर कामयाब नहीं। अभी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कर सकते हैं। उनकी पूरी कोशिश यही थी कि किसी तरीके से ईरान के न्यूक्लियर को ख़त्म करें, ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी जो बनाने की कैपेबिलिटी इंडिजिनस उसको ख़त्म करें और उसके बाद रिजीम चेंज करें, रिजीम चेंज में अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएं और फिर इराक, लिबिया, सीरिया की तरह इनके ऑयल फील्ड पर, इनके गैस फील्ड पर कब्जा करें, बड़ा मज़े से ईरान पे कब्जा करके बैठ जाएं, जो कि ईरान ने हटा दी। इसलिए ईरान ने, देखें, उन्होंने इनको रीड नहीं किया। ईरान को पता था कि मेरे साथ एक दिन ये होना ही होना है, तो उसने अपनी पूरी तैयारी करके रखी। उसने जो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में, चाहे बैलिस्टिक्स हो या क्रूज हो या हाइपरसोनिक हो या ड्रोन, तो उन्होंने अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन की, चाहे नॉर्थ ईस्ट से टेक्नोलॉजी ली और उन्होंने अबंडेंस बना के तैयार करके उन्होंने इसराइल को सरप्राइज किया। देखें, इसराइल इज अ स्मॉल कंट्री, ईरान इज अ बिग कंट्री, लैंड्स के पाकिस्तान 2-2.5 गुना बड़ा मुल्क है। इसका मतलब है कि अगर 100 में से 20 मिसाइल भी इसराइल में गिरते हैं ना, उसकी ज़्यादा तबाही है, ज़्यादा उसका हरासमेंट का इफेक्ट है, ज़्यादा डैमेज लॉस है।
उनके लोग मरने से कैलोरीज के बड़े सेंसिटिव हैं। हम ईरान के लोग मुसलमान हैं, उनका अपना एक अकीदा है और वो बहुत बड़ा मुल्क है, वो सस्टेन कर लेंगे, ये नहीं सस्टेन कर, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से अमेरिका को इस वॉर में घसीटें ताकि इसको जल्दी एंड, दे कांट गो फॉर प्रोलॉन्ग वॉर। ईरान को सोचने की बात एक ही है कि दे शुड ठीक नेवर थिंक ऑफ अटैकिंग जो अमेरिकन एसेट्स हैं मिडिल ईस्ट में, वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक। किसी हालत में नहीं जाना चाहिए। ये इजराइल के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अमेरिका को ड्रैग करेगा और फिर अमेरिकन आ जाएंगे। दे शुड रिमेन फोकस ऑन इजराइल, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है जो ये कर रहे हैं। ठीक। और मेरे ख्याल में उम्मीद मुझे कि 2 हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं अब डे एस्केलेट हो जाएंगी। अमेरिकन की काफ़ी थिंकिंग, चीफ आर्मी स्टाफ जब फील्ड मार्शल से मिले हैं, उन्होंने ब्रीफ किया है, तो काफ़ी हद तक उनकी सोच बदल गई। बाकी साहब, आप क्या समझते हैं कि अगले हफ्ते में डी एस्केलेट होने के कोई चांस हैं? देखिए, मैं थोड़ा इसमें इख्तलाफ कर सकता हूँ। मेरी राय में ईरान के साथ जंग ट्रंप की तरजीह नहीं थी और अभी भी नहीं है, लेकिन ये जो न्यू कॉन्स हैं और इसराइल की हामियों से भर गया है वाइट हाउस, ये एक सादा मिजाज इंसान को तब्दील करने में इतना टाइम नहीं लगता। गालिब इम्कान ये है कि इनको ये पिक्चर बेचा गया हो कि ईरान की अस्करी और साइंसी क़ियादत को इब्तदाई दिन में आप ख़त्म कर दें, उसके बाद लोग सड़कों पर आएंगे और फिर होगी रज़ा शाह की हुकूमत। इस मंसूबे के तहत शाह ईरान का जो बेटा है अमेरिका में बैठा हुआ है, उसको इन्होंने टीवी पे ले आए, रज़ा पहलवी को, और उसके बाद पहले 100 दिन के खाका भी उसने मुंतशिर किया कि मैं ये करूँगा ईरान के अंदर पहले 100 दिन में। और फिर इन्होंने ये सोचा कि 2-3 दिन के अंदर बगावत होगी और ईरानी लोग सड़कों पर आएंगे, रिजीम चेंज होगा। रज़ा पहलवी के हवाले से ईरान में सेंटिमेंट्स कैसा है? उसकी तो बड़ी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, वो दीवारे गिरिया पे गया हुआ है जो है। देखें, बात ये है कि मीडिया आपको पता है कि जूश के हाथों में, लेकिन जो रियलिटीज़ हैं, अगर मैं कहता हूँ 10 to 15% पॉपुलेशन उसके साथ जंग से पहले देते भी थे। अब उनकी आप ट्वीट्स चेक करें कि ये गद्दार है और इसको तो सजाए मौत होना चाहिए। इसने तो मेरा ख्याल ये गया हाथ से, इसने ये स्ट्रैटेजी लेके इसराइलियों का साथ देके ये तकरीबन ईरान से फारिग हो गए। क्वेश्चन ये है कि आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से भी काफ़ी रेजिस्टेंस थी ईरान के अंदर, मतलब उनके डिसीजंस के हवाले से ये समझते थे ईरानी लोग कि हमें जो है आज़ाद होना चाहिए और एक घुटन का माहौल है। उसमें क्या तब्दीली आई है? देखें, ऐसा ही है वाकई। मैं तो पिछले 30 साल से रह रहा हूँ ईरान में। चाहने वाले भी बहुत हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्पेशली जो न्यू जनरेशन आई है, इन्होंने एक बगावत भी स्टार्ट की थी, स्पेशली वो महसा अमीनी के बाद, कि हमें फ्रीडम चाहिए। हाल कि आप अगर तेहरान की सड़कों पे आएँ आजकल, आपको हिजाब उतना नज़र नहीं आता जिस तरह हम लोग सोच रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। भी किया जा रहा है। बिल्कुल, बड़े उनके साथ कोऑपरेशन किया जा रहा है गवर्नमेंट के साइड से। लेकिन रियलिटी ये है कि जंग के बाद जो खामनेई साहब की सपोर्टर्स और उनकी फेवर में जो लोग ट्वीट्स दे रहे हैं, इवन उनके जो दुश्मन और मुखालिफ होते थे, वो भी अभी देखें। ईरानी कौम, मैं आपको ईरानियों के बारे में एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ईरानी कौम ऐसी कौम है, इनके पास एक सालन होता है, उसको कहते हैं कुर्मे सब्ज़ी। ये बड़ा फेमस डिश है ईरान में। किसी घर पे जाए आप कहें मुझे कुर्मे सब्ज़ी चाहिए, लेकिन उसको बनाने के लिए एक ईरानी खातून दोपहर को 2 बजे स्टार्ट करता है, अगले दिन 2 बजे वो तैयार होता है। 24 घंटे चाहिए सिर्फ एक सालन बनाने में। तो ये बहुत ही पैशन वाला कौम है। इन्होंने ये, इनको समझ आई है कि रजीम चेंज इस तरह नहीं होता। खामनेई साहब के बिल्कुल वो साथ दे रहे हैं। सिर्फ ये, इसका ये नहीं मतलब कि खामनेई साहब की हर बात से ये मुत्तफिक है, नहीं। वो कहते हैं लीडर है, किसी फॉरेन इंटरवेंशन को वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार वो अगर चाहें तो खुद चेंज करें, लेकिन बाहर से एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस। उसके बाद ब्रिगेडियर साहब से क्लस्टर बॉम्बिंग के हवाले से सवाल करेंगे।